अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त कामिल अहमद। आप देखना शुरू कर दिए हैं आपका अपना चैनल KNE न्यूज़। आज ठाकुरगंज विधानसभा में हैं, चुनाव का माहौल है, चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हम आपको मिलाएंगे हमारे ख़ास मेहमान जो AIMIM के संभावित प्रत्याशी हैं, पम्मी बेगम, और प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हीं से आपको मिलाऊंगा, उनसे कुछ ख़ास बातचीत करूंगा। पहले पम्मी बेगम आपसे रूबरू होंगे। आपको भी दिल से सलाम करती हूँ और जितने भी चैनल देख रहे हैं उनको भी मैं दिल से सलाम करती हूँ। आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है हमारे इलाके में, क्योंकि आप लोगों जो मुद्दों को उठा के लोगों को जागरूकता कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैडम, मैं आपसे एक बात पहले पूछूंगा कि आपकी पार्टी AIMIM जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उस पार्टी में महिलाओं के लिए कोई मान्यता नहीं है। अभी हाल ही में डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के साथ जो घटना हुआ, उस घटने में आप महिला लोग कोई बढ़ चढ़ करके उनका साथ नहीं दिए। इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने ये बात कहा और मेरा इससे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी देखिए महिलाओं का हमारी पार्टी में ऐसी बात नहीं कि वो नहीं मानता है। और मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ उस पार्टी से, और मतलब कि ऐसी बात नहीं है समान ना समान में। और रह गया मतलब कि हमारी बहन तारा जी, आप नहीं जान सकते जितना दुख तारा जी को पार्टी से निकालने से मेरे को हुआ है, शायद आप कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकती, क्योंकि महिला हूँ। महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। मैं अपने आप को अभी थोड़ा अकेलापन महसूस करने लगी थी, क्योंकि एक बोलने वाली एक मतलब कि बेबाक लीडर जैसे थी। और रह गया मतलब कि ये जो तारा जी को पार्टी से निकालना और हम लोगों को आगे ना आना, ये बात आप जो कह रहे हो, ये देखिए आला कमान का फैसला था, ऊपर का क्या ऑर्डर था। मैं एक प्रखंड की अध्यक्ष हूँ, इसके बारे में मैं नहीं ज़्यादा कह पाऊँगी। और रहा मेरी बहन को, तो मतलब कि किस तरीके से हुआ अभी तक मेरे को अभी तक भी समझ नहीं आई इस बात की। चलिए, दूसरी बात ये है मैडम कि आप अभी दिगल बैंक ये ठाकुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस चुनाव में आपकी क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, मैंने अभी तक कहीं पे अपने आप को मैंने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, और अभी भी मैं पब्लिक के बीच में ये जाती हूँ और अपनी पार्टी का प्रचार करती हूँ, ना कि मैं अपना प्रचार, क्योंकि मेरे को अपना प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप चौक चौराहे छोड़िए, बस्तियों के अंदर जाइएगा तो आप लोगों, क्योंकि देखिए हम लोग पुराने जुड़े हुए हैं। जब सदर साहब हमारे अख्तर इमाम साहब MP का इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, तो उस टाइम सिर्फ अख्तर साहब की गाड़ी और पम्मी बेगम की ही गाड़ी प्रखंड में, हमारे में, ठाकुरगंज में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पम्मी बेगम उनके साथ होती थी। तो हर कोई जानता कि अख्तर इमाम साहब के साथ एक जो महिला चलती थी तो वो पम्मी बेगम है, और उससे ज़्यादा मैं उनके साथ चलती थी। 2017 में जो बाढ़ आई थी और मेरे दिगल बैंक टप्पू हाट ब्लॉक में, वहाँ काफ़ी हज़ारों, मान के छोड़िए लाखों के हिसाब से लोगों का गढ़ इकट्ठा हुआ था जब हम जिया राशि के लिए धरना दिया था। तो उस टाइम से भी लोग जानते हैं कि पम्मी बेगम कौन है। तो मैं जब कहीं जाती हूँ तो मेरे को छोटा सा बच्चा भी ये जानता है, जब जा रही होती हूँ कहीं तो बोलते हैं कि ये पम्मी बेगम आ रही है। तो मैं अपना प्रचार करने नहीं जाती, मैं अपनी पार्टी का प्रचार करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी रह गई थी लोकसभा में, कि हम लोग अपनी बहनों को पूरा उसका सैंपल नहीं समझा पाए और पतंग के बारे में। और अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि पतंग हमारा चोर निशान है। कैंडिडेट जो हमारी पार्टी जिसको भी दे, जो मेरा आला कमान तय करेगा, जो ठाकुरगंज की जनता का आवाज़ होगा, जो दिगल बैंक की जनता की आवाज़ होगी, पम्मी बेगम उसके साथ सहमत है। चलिए, तीसरी बात यह है मैडम कि आप लोगों के बीच जाते हैं, गाँव में घुसते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो आपका पहला एजेंडा क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं?
जी, मैं लोगों को ये कह रही हूँ कि देखिए, आप आज तक हम लोगों ने कांग्रेस को भी टाइम दिया, आरजेडी को भी टाइम दिया, जेडीयू, बीजेपी, मतलब कि जितनी भी पार्टी आई सबको हम लोगों ने टाइम दिया है। तो क्यों ना हम लोग एक बार एमआईएम को टाइम दें, और जब हमारे ऊपर हर परेशानी आती है तो हमारे लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब आवाज़ उठाते हैं, तो फिर जब वो बार बार हमारे 2015 में भी आए और उसके बाद लोकसभा में मतलब कि 2019 में भी इलेक्शन लड़ा, तो हमने उनको, लेकिन तीसरी बार उनको निराश ना कीजिए, और तीसरी बार हम लोग यहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट जिता के, जितनी भी सीट पे हमारी पार्टी लड़ाती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों, ताकि हमारी एक ताकत, हम ये नहीं, हमको पता है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम सरकार में हिस्सेदारी लेने का काम करेंगे। अपना हिस्सा कैसे लेना है वो हम लोगों को लेना आता है, और वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में जितने भी मतलब कि कैंडिडेट के रूप में हो, जहाँ छोटा से छोटा सिपाही हो या बड़े से बड़ा हो, हर चीज़ का आप देखते होंगे, आप खास करके इंटरव्यू लेते हैं, लोगों में जाते भी हैं, बहुत लोगों से आपकी मुलाकात भी होती है। जितनी बेबागी से आपको एमआईएम का एक छोटा सा सिपाही जवाब दे देगा, मैं नहीं जानती कि बड़े से बड़ा वहाँ पे जीता हुआ हमारा नौशाद विधायक भी ऐसा जवाब दे पाएगा। मैं अपने ठाकुरगंज की बात करती हूँ, और मैं एमपी साहब भी ऐसा जवाब नहीं दे पाएगा। साहब, आपको मैं मानती हूँ, आप बहुत बड़े बड़े लीडरान आपको जिताया पब्लिक ने, उस टाइम पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब पब्लिक के पास ऑप्शन है, अब पब्लिक मौका देगी हमारी पार्टी को। मैम, बहुत जगह से मैं सुन रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं, जैसे आपके विपक्षी लोग भी बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भाजपा की बी टीम है। इसके बारे में आप क्या कहें? ये देखिए, विपक्षियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने का। कोई नया, मैं चाहती हूँ कुछ नया ढूंढो। अगर हम लोग बी टीम थे तो 3 तलाक के मुद्दे पे हमारे अवैसी साहब बोले, बाकी ये जो हम लोगों को बी टीम कह रहे, ये गूंगे बन के क्यों बैठे रहे, ये क्यों चुप करके बैठे रहे? बाबरी मस्जिद का मामला आया, हमारे अवैसी साहब बोले, ये लोग क्यों चुप करके बैठे रहे? उसके बाद सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना किया है एनआरसी एमपीआर, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में बिल पाड़ने का काम किया। क्या वो अकेले ही थे? उनको कौम का दर्द, उनको इलाके का दर्द, ये नहीं कि अगर एनआरसी एमपीआर आता है तो खाली मुस्लिम भाइयों को परेशानी होगी। आप नहीं जानते, इसमें सब लोगों को, दलित, आदिवासी, छोटड़ी जाति के जो बेचारे बाहर से आके कई जगह बना के बैठे हुए हैं, उन लोगों को, ये सबके लिए परेशानी है। जिस दिन मेरे लोगों को, मेरे सीमांचल के लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई तो इंशाल्लाह सब चीज़ों का जवाब देंगे। हमको जो बी टीम कहते हैं, पहले वो अपने आप को झांक के देख लें। अगर वो बी टीम है तो हम लोगों की पार्टी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे अख्तर इमाम साहब हमेशा हर एक मंच पे ये बात बोलते हैं कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं, हम बाएं फैला के बैठे हुए हैं, लेकिन बीजेपी से कभी भी मतलब कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। हम लोगों को मरना मंजूर है, हम अकेले लड़ना मंजूर है, लेकिन हम बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। और ये पम्मी बेगम एक छोटा सा सिपाही है एमआईएम का। मैं भी कहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ नौबत आती है कि बीजेपी से गठबंधन करना पड़े तो सबसे पहले ये पम्मी बेगम पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने आज जो बहनों को, हम वो वक्त भूले नहीं भाईजान, हम वो वक्त अभी भी याद है। जब वो वक्त याद आता है, हम लोगों को रोडों पे निकलने पे मजबूर कर दिया, मेरी बहनों को, पर्दे में रहने वाली मेरी बहनों को रोड पे निकलने पे मजबूर कर दिया। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, आज जो आप कहते हो कि नहीं, आपको सरकार, ये सरकार जिसकी है आपको उसको वोट देना चाहिए, आरजेडी को देना चाहिए, मैं कहती हूँ उस टाइम ये लोग क्यों सोए हुए थे? एमआईएम वाले जब से 2015 से हमारी पार्टी सीमांचल में दस्तक दिया है, हर मुद्दे पे सबसे पहले सीमांचल में अगर कोई मुद्दा उठाने का काम किया है तो एमआईएम, उसके बाद तो निकलते हैं। जब बिल फाड़ा गया पार्लियामेंट में, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसी दिन हमारा एक जीता हुआ, बिहार का एक जीता हुआ एक लौता विधायक कमरुल हुदा साहब, जिन्होंने मतलब कि गांधी चौक में उस बिल को जलाने का काम किया, उसमें एमआईएम की पूरी टीम उनके साथ खड़ी थी। फिर हमारी बहन तारा जी, चलो पार्टी छोड़ दिया अलग बात है, लेकिन वो भी एक लेडीज़ जाके, क्योंकि एमआईएम के अंदर वो ताकत है। एमआईएम का सिपाही लड़ना जानता है और अपना हक छीनना जानता है, ये एमआईएम के अंदर। क्योंकि हमें पता है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये सिखाया कि गिद्दड़ की 100 दिन की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी काफ़ी। मैडम, एक बात और पूछ रहा हूँ, जैसे आपने अभी बोला कि मैं पैर फैला के बैठी हूँ, मेरा पार्टी पैर फैला के बैठा है, कोई गठबंधन कर ले। जी।
अभी हाल ही में जीतन राम मांझी पार्टी में एंट्री किए थे, फिर बैक वो चले गए अपनी जगह में, इसके लिए क्या करें आप? देखिए, ये तो हमारे आला कमान जो हमारे बिहार सदर हैं वो बेटर, क्योंकि मैं पहले भी बोली कि मैं एक प्रखंड की अध्यक्ष हूँ। ये बड़े लोगों की बात है, उनकी क्या आपस में बात हुई, या आपस में गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी वो ही दे पाएंगे। हम लोगों को फ़िलहाल अपने इलाके के लिए बोला गया, हम अपने इलाके में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के लोगों को समझा रहे हैं। अपना हमारा सैंपल है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं और कह देना चाहती हूँ, जो भी ये यूट्यूब को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ख़ास करके मैं युवा के पास हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, फरियाद करती हूँ, मेरे भाइयों, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में देखते हो, और ये काम आपकी जिम्मेवारी बनती है। सब बच्चे 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा सब लोग चौक चौराहे पे बैठते हैं, किसी बुजुर्गों के बीच में बैठे, और इस जो भी हमारे MIM का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो तकरीर होती है, जो भी वो वीडियो देते हैं, उस वीडियो को हमारे बुजुर्गों तक दिखाएं। और ख़ास करके मेरे ठाकुरगंज विधानसभा में अभी जो मतलब कि इलेक्शन का माहौल है, सब चीज़ों को दिखाइए कि MIM के सिपाही इस तरीके से काम कर रहे हैं, फलाने लोग ऐसे कर रहे हैं। ये जिम्मेवारी को अपने समझोगे, जब तक आप लड़ोगे नहीं आपको हक नहीं मिलने वाला। ये युवा से मेरी खास करके गुजारिश है। मैडम, एक बात और पूछ रहा हूँ, जैसे लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों का बहुत करारी हार हुआ था, मतलब हार गए थे आप लोग, सीट नहीं निकाल पाए थे, क्या उसी अंदाज में इस बार आप लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने बोला कि हमारी कमी रह गई थी, हम हमेशा अपनी कमी को गिनती करेंगे। और पहली बार हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उस टाइम 2,95,000 वोट लाना, मैं अपने आप को बहुत खुशी है। और 2,95,000 लोगों का MP अख्तर इमाम साहब है। उस टाइम देखिए, जब से हमारी पार्टी आई है कम से बढ़ती गई है, ये नहीं कि बढ़ के कम हुई है। और आपने ये बात बोला कि उस चीज़ को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अब सब लोग ज़मीन पे ज़्यादा उतरे हुए हैं, और जहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है सोशल मीडिया पे आने की, वहाँ सोशल मीडिया पे आ रहे नहीं, तो हम लोग ज़्यादा अब ज़मीन से ही जुड़े हैं और ज़मीन में कर रहे हैं और अपनी कमी को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। अभी आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं, इस ख्याल से जुड़ रहे हैं कि टिकट मिले, वो भी इलेक्शन लड़े। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन दर्जनों लोग MLA का ख्वाब देख रहे हैं, टिकट का चाह में लगे हुए हैं। इन लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, इलेक्शन लड़ना हर किसी का अधिकार है, और इलेक्शन लड़ने के लिए हर कोई आ सकता है। और हमारी पार्टी में सैकड़ों जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, ये मेन कारण है जो NRC MPR लोग समझ गए हैं कि हमारे हक की लड़ाई जो लड़ेगा हम उसके साथ हैं। अगर कोई इस लालच से जुड़ता है कि हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, उसके बाद हम पार्टी का विरोध करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि उनको अपने देश, अपने इलाके, अपने लोगों के दर्द का दर्द नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सीट से और गद्दी से मोहब्बत है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपने हर पार्टी का साथ दिया, और लोगों के पास जाइए, प्यार से बोलिए। मैं जाती हूँ, मैं लोगों के पास ये बात बोलती हूँ, जैसे मेरे बुजुर्ग, खास करके बुजुर्गों के पास, कि चचा आप लोगों ने हमेशा साथ दिया, और हम लोग भी आपके साथ खड़े थे। उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन क्या एक बार आप लोग हमारी पार्टी के लिए खड़े नहीं होंगे, हमारी पार्टी का साथ नहीं देंगे? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम भी देख रहे हैं अब। तो इंशाल्लाह इस बार बुजुर्गों का भी काफ़ी हमारे साथ संयोग रहेगा। मैडम, अभी जैसे माहौल है, अभी जब हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से पूछ रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि हम लोग पम्मी बेगम को सपोर्ट कर रहे हैं, पम्मी बेगम को ही हम लोग विधायक देखना चाहते हैं। इस आसना में अगर आपको टिकट नहीं देता है पार्टी, तो क्या आप बगावत करके इलेक्शन लड़ेंगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, वोट पब्लिक ने देना, पब्लिक जिसको चाहेगी और पब्लिक उसको चाहेगी। और जब सर्वे होता है, सर्वे में अगर नाम वहाँ पे जा रहा है और पम्मी बेगम को लोगों की चाहत है, देखिए पम्मी बेगम की चाहत क्यों है लोगों को? लोगों ने देखा है कि पम्मी बेगम लगातार 4 साल से पब्लिक के बीच में रही है। मैं मानती हूँ कि मैं लोगों के जैसे ऐसे रिलीफ जो लोग बांट रहे हैं, मैं जैसे लोग कह रहे हैं, मतदाता लोग कह रहे हैं, जैसे महिलाओं से भी मेरी बात होती है, तो महिलाएं भी कह रही है कि पम्मी बेगम को ही हम लोग विधायक देखना चाहते हैं, अगर उसको टिकट नहीं देता है तो हम लोग निर्दलीय लड़ाएंगे। इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए, जनता कैसे, आप जनता के दिल में इतनी है, तो वो अगर मेरे को निर्दलीय, मेरी बहनों के दिल में चाहत है, मेरे भाइयों के दिल में चाहत है, मेरे बुजुर्गों के दिल में चाहत है, तो
तो ये निर्दलीय के लिए वो मेरी टिकट के लिए भी किशनगंज में अख्तर इमाम साहब से जाके मिलेंगे और जहाँ तक भी उनको पुकार, इस बात के लिए मेरे पास आते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ के जो प्रखंडों के मुखिया जी हैं, समिति हैं, वो लोग आते हैं और बात होती भी है हमारी गुप्त में, और वो लोग कहते हैं कि अगर देखिए जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं और टिकट आपको मिलनी चाहिए। तो मैं बोला कि ये फैसला मेरे आला कमान तय करेंगे, मेरे ठाकुरगंज की, देखिए आला कमान से ज़्यादा मेरी ठाकुरगंज की जनता तय करेगी। और जनता के अंदर ये आस है कि पम्मी बेगम को टिकट मिले, लेकिन अगर मैं उस काबिल होंगी तो मेरे को टिकट ज़रूर मिलेगी। अगर मैं उस काबिल नहीं हूँ तो मैं अपने आप को, मैं एक सिपाही हूँ, मैं सिपाही की तरह लड़ती रहूँगी। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आपके विधानसभा में क्या क्या मुद्दा है जो आप लेके चल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी है, शिक्षा तो है ही है, शिक्षा का मुद्दा हर कोई उठाता है। और शिक्षा ये नहीं, तो स्कूल तो बने हुए हैं लेकिन टीचरों के एजुकेशन दे नहीं पा रहे, क्योंकि टीचर की भी कोई कमजोरी नहीं है। जो नीतीश कुमार की सरकार है ये कभी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़े। अगर वो जानती है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए और वो आँख से आँख मिला के बात करना सीख जाएंगे, और वो कभी नहीं चाहती, वो डिग्री दे देती है खाली हमारे बच्चों का एजुकेशन। आज देख लीजिए जो बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, मान के चलिए 9 में 8 में 7 में, उनको अगर मतलब कि एक बच्चा 5 क्लास का है और एक बच्चा प्राइवेट में LKG में पढ़ता है तो वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है, और सरकार ने तो हम लोगों को बेरोजगार कर, तो टीचर बेचारा क्या करे। लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा सा गार्जियनों को मानूंगी, क्योंकि गार्जियन ज़्यादा क्या करता है कि ये बात बोलता है कि हम लोगों को टीचर को जाके बोलना चाहिए कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पैसों की, ऐसे खाने की, हमारे बच्चे के एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो लेकिन क्या करें कि कुछ परेशानियां, तो हम ज़्यादा मुद्दा हमारा रोज़गार, एजुकेशन और स्वास्थ्य पे रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ बीमारी, सबसे ज़्यादा बीमारी का यहाँ पे मेरी बहनें खास करके, मैं एक औरत हूँ, मैं औरत का दर्द समझ सकती हूँ। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो आजकल आप जानते हो 90% केस ऑपरेशन से हो रहे हैं, ऑपरेशन के बगैर केस नहीं हो रहे। यहाँ पहले नॉर्मल होते थे, अभी 90% ऑपरेशन से हो रहे हैं। जिसका हस्बैंड एक 10,000 रुपया बाहर प्रदेश में जाके कमा रहा है, वो कमरे का भाड़ा देने के बाद कर कूट के खाट कूट के उसके पास 7,000 रुपया बचता है। तो 7,000 में वो क्या करेगा, अपने परिवार को जब भेजता है, तो जब एकदम उसके डिलीवरी का केस आ जाता है उसके घर में, ऑपरेशन थिएटर में उसको बोल दिया जाता है कि आपको 40,000 35,000 ऐसे कम से कम 40-35,000 रुपये जमा करवाइए और आपका बीवी का ऑपरेशन करेंगे। तो ये चीज़, यही ऑपरेशन हमारे बाहर पंजाब हरियाणा में मुश्किल से 15 से 16,000 में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्यों, यहाँ से किशनगंज ले जाओ, वहाँ जाके फिर जमा प्राइवेट में उनको करवाओ, उसके बाद पैसा नहीं है, वो जेवर गिरवी रखता है, ज़मीन गिरवी रखता है, नहीं तो किसी पे ब्याज पे पैसा लेता है, तो वो अपनी बीवी को और बच्चे को बचा के लाता है। तो वो इंसान कहाँ से उठेगा। तो हम लोगों को यहाँ अच्छे हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, मेरी बहनों को अच्छे डॉक्टर मिलें, उनका आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं वही कह रही, मैं ज़मीन की नेता हूँ तो मैं ज़मीन के मुद्दों की बात करूँगी। मैं ज़्यादातर जा रही हूँ तो यहाँ पत्थरी की प्रॉब्लम है, हमारे पंजाब हरियाणा में पत्थरी की मैं सुना नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए एक घर में आपको एक न एक पेशेंट पत्थरी वाला मिलेगा। तो आखिर पत्थरी का रीज़न क्या है, यहाँ की पानी का। अब जो हमारे नीतीश कुमार जी अब ये भी इलेक्शन में बोलेंगे हमने घर घर नल दे दिया, जल दे दिया। साहब आपने नल जल तो दे दिया लेकिन आपने अच्छा हॉस्पिटल नहीं दिया। पत्थरी की इतनी प्रॉब्लम है कि हर मतलब कि घर में एक आदमी पत्थरी वाला मिलता है। अब वो पत्थरी का अपनी ऐसी औरतें हैं, देखिए औरत तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप बोल रहे हैं ना, औरत वो चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के बच्चे को जन्म दे के औरत अपने घर का खर्चा अपने घर में अपने घर को चला सकती है, अपने परिवार को चलाती है। तो औरत ऐसी है। मैं कई गांव में ऐसी गई हूँ जब मैंने देखा कि वहाँ पे औरतों को पत्थरी से वो दर्द से तड़पती है, तो उनको बोलते हैं कि ऑपरेशन करवा लीजिए। बोली कि खाने का तो यहाँ लाले पड़े हुए हैं और पत्थरी। यही अगर सरकारी अच्छा हॉस्पिटल होता, अच्छे डॉक्टर होते, उनको ऑपरेशन की सुविधा मिलती, तो वो मेरी बहनें दर्द से नहीं तड़पती। इसलिए मेरी बहनें कहती हैं ना कि पम्मी बेगम को लाओ। पम्मी बेगम के पास कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं कि वो घसेगी और एकदम हो जाएगा। लेकिन इतना वादा तो ज़रूर करती हूँ कि लड़ने की क्षमता मेरी पूरी है और लड़के लाऊंगी। और मेरे अगर अल्लाह ने चाहा, आप लोगों की दुआ रही, मेरे समाज, मेरे गाँव, मेरे मतलब कि इलाके की दुआ रही, अगर मेरे को टिकट मिल जाती है तो मैं इतना तो वादा करती हूँ कि 3 विधानसभा पे भारी पड़ जाऊँगी, क्योंकि मेरे को काम का लालच है। जब काम से फ्री होंगी तभी मैं शांति से बैठूँगी। मैडम आपने बोला कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब मुद्दों पर मैं काम करूंगी,
तो ये जो सीमांचल का एरिया हम लोग का किशनगंज ज़िला है, तो किशनगंज ज़िले में सबसे ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर में आते हैं, बेस्ट एरिया है। किसानों के लिए आप क्या उसके हित में क्या लड़ाई लड़ेंगे? जी देखिए, किसानों के लिए जब किसान का वक्त आता है, इलेक्शन के मुद्दे, इलेक्शन से 3 महीने पहले ही ये मुद्दे उठते हैं, उसके बाद फिर दब जाएंगे। एमपी का इलेक्शन आया, पहले 2-3 महीने मुद्दा उठा, फिर बीच में शांति रहा, अब फिर इलेक्शन आ गया है। अब इलेक्शन आ गया तो अब फिर मतलब कि 3 महीने पहले मुद्दे, 4 महीने पहले मुद्दा उठ चुका है। हम किसान के लिए ये करेंगे जी, हम किसान के लिए वो करेंगे जी। लेकिन क्या मतलब कि क्या हुआ? आपने तो अपने अभी जो बोल रहे थे तो 2 ही मुद्दे पर बात किया, शिक्षा और ये हेल्थ के। किसान के लिए तो आपने नहीं कहा कुछ। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि लोग जो कहते हैं कि किसान, मैं एक बात और आपको कह देना चाहती हूँ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लोग बोलते हैं, वो करते नहीं। मैं जब वक्त आएगा, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो किसान के हित के लिए क्या करना है वो मैं करके दिखाऊंगी, मैं बोल के नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि हर कोई बोलता, लोग भी पक चुके हैं सुन के। लोग भी कहते हैं, अभी हम लोग जाते हैं बस्तियों में, लेकिन अभी तक अल्लाह का रहम, आप लोगों की दुआ है कि अभी तक मेरे को कोई आदमी ऐसा नहीं कहा कि आप इलेक्शन का टाइम आ गया, आ गए हो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं उनके बीच में रही हूँ। और किसी के साथ अगर मैं गई हूँ तो उनको ये बोला कि ओ इलेक्शन का टाइम आ गया, आप लोगों को अब फुर्सत मिल गया हमारे बीच में आने का। तो ऐसा सवाल भी हो रहा लोगों के साथ। मैडम, अभी जो काला कानून आया था, NPR NCR, इसमें आपका काफ़ी प्रदर्शन रहा, लोगों के बीच गए, हर जगह प्रोटेस्ट किए, इसके लिए आप क्या? जी देखिए, NRC NPR हम लोग तो उस मुद्दे से अभी भी अपने जगह पे अड़े हुए हैं। लेकिन महामारी, बीमारी आने के कारण सब जगह से जब बोल दिया गया कि अपने अपने घर में रहिए, तो हम लोग उसलिए, अगर कोई ऐसी नौबत फिर आती है तो फिर पम्मी बेगम ये नहीं देखेगी कि ये बीमारी आएगी, मरना ही है तो अपने वतन में मरेंगे। हमने शुरू से बोला है, मरना तो अपने वतन में मरेंगे। हम फिर रोड पे उतरने का काम करेंगे, हम शांति से नहीं बैठेंगे। अगर ये सोचते हैं कि हम लोग बीमारी तो है एक, अगर ये लोग शांति से बैठ जाएंगे, हम अंदर अंदर से कुछ काम कर देंगे, तो हम लोग ये देश नहीं छोड़ेंगे। हमको यहीं मरना मंजूर है, हम मरने को लिए तैयार है, हम लड़ के मरेंगे। लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा के लोगों को एक पैगाम दीजिए। जी, फिर मैं युवा के लिए एक बार फिर हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ख़ास करके आपकी जिम्मेवारी ये होगी कि आप बुज़ुर्गों को ज़रूर बताइए कि ये हमारे लिए, क्योंकि कुछ है लोग जो अभी तक नहीं समझ रहे, जिनके दिल में अभी पंजा बैठ चुका है, उनको सारी हकीकत बताइए। ये हकीकत बताना आपका काम है। आप बताइए कि बाबरी मस्जिद का ताला किसने लगवाया था, इसके पीछे कौन था, इन्होंने आके ये पास किया, NRC NPR कहाँ से चालू हुआ था, ये चीज़ों के बारे में भी आप बताइएगा लोगों को। और मेरे ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों को खास करके ये गुजारिश करती हूँ कि आप अपना कैंडिडेट चुनने में दिल से, जान से, दिमाग लगा के देखिए कि आपके बीच में कौन रहता रहा, आपके हद्दों। अभी लोग बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन वादों पे कोई नहीं उतरेगा। ये तो मैं फिर बीच में आके मेरे को आपको बोलना पड़ेगा कि क्या करें, मजबूरी है। तो लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि पम्मी बेगम जो वादा करती है, NRC NPR में भी मैंने बहादुरगंज में ये बात बोला था कि जब भी नीतीश कुमार हमारी इस धरती पे पैर रखेगा, पम्मी बेगम विरोध करेगी। बेशक एक औरत है, लेकिन जब मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी यहाँ पे नल जल योजना के लिए उद्घाटन करने आ रहे हैं, मेरे को पता चला कि इस रोड से जा रहे हैं। अगर वो हेलीकॉप्टर से भी आते तो पम्मी बेगम उस जगह पे भी पहुँचती। जब मेरे को पता चला कि इस रोड से जाने वाले हैं वो, तो मैंने उसी टाइम उनको काला झंडा दिखाने का काम किया, क्योंकि मेरे ठाकुरगंज के लोगों ने उनको वोट दिया था। और वोट देने के बाद जब मतलब कि हम लोगों को आज जो 119 पे बिल रुक जाना था, ये मैं चाहती हूँ युवा लोगों को कि ये बताना चाहिए मेरे बुजुर्गों को, 119 पे वो ये रुक जाना था। लेकिन ये उससे ज़्यादा गद्दारी हमारे साथ नीतीश कुमार ने की, मोदी से ज़्यादा गद्दारी हमारे साथ नीतीश कुमार ने की, क्योंकि नीतीश कुमार ने उस बिल को पास करवाने का काम किया। नहीं तो आज वो बिल वहीं रह जाता और ये बिल पास नहीं होता।
होता, आज हम लोगों को रोड पे निकलने पे मजबूर ना होना पड़ता। आज भी आप क्या सोच रहे हो कि लोगों के दिल में डर नहीं है? बहुत डर है। हमारे मुस्लिम भाइयों के दिल में, दलित आदिवासी भाइयों के दिल में, मेरे सत्सावादी भाइयों के दिल में आज भी वो डर है कि कहीं वो बिल फिर तो नहीं निकल के आएगा, कहीं वो बिल के लिए फिर हम लोगों को ऐसे हालातों तो नहीं होना पड़ेगा, रोड पे तो नहीं उतरना पड़ेगा। अभी डर है लोगों के अंदर, ऐसी बात नहीं कि डर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ों को याद कीजिए, वो बाढ़ को याद कीजिए, वो लोगों का दर्द को याद कीजिए, ये लोग NRC एम्पियर के वो हालातों को याद कीजिए जो रात को 11-11, 12-12 बजे तक लोगों ने धरनों में काम किया, जो लगातार धरनों में बैठे हैं। उन चीज़ों को याद करके उस टाइम वोट दीजिएगा और जो आपके हक की लड़ाई लड़े आप उसका साथ दीजिएगा। अगर पम्मी बेगम से भी कोई अच्छा है तो आप उसके साथ खड़िएगा, पम्मी बेगम भी उसके साथ खड़ेगी, लेकिन MIM को मजबूत करने का काम कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम। मैं बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे पम्मी बेगम से। इनका बहुत सारा अरमान है जो ठाकुरगंज विधानसभा का जो बदहाली है, इन सब दूर करने के लिए पम्मी बेगम दिल में ठान ली है इलेक्शन लड़ना है और जीत कर असम्बली में इन सारी मुद्दों को उठाने का काम करेंगी। युवाओं के दिल में बसे हुए हैं और महिलाओं के दिल में भी बसे हुए हैं, बुज़ुर्गों के दिल में, किसानों के मुद्दे में भी काम करेंगी। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मुद्दों में काम करेंगी। ये हमारी पम्मी बेगम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया हम लोगों को। आप अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।